नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज भारत के वाघा बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। मुनीर लाहौर में पाकिस्तानी आर्मी की ड्रोन वाली तैयारी देखने पहुंचा था। लाहौर के बाद मुनीर रावलपिंडी पहुंचा, जहां उसने बस थोड़ी देर पहले बांग्लादेशी एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान से मुलाकात की है। पाकिस्तान में अचानक एक्टिविटी क्यों तेज हो गई है? क्या मुनीर को किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का डर सता रहा है? बस कुछ घंटों पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग तरीके से निपटेगा। यह तरीका क्या होगा? पाकिस्तान में तो अभी से कमेंट्री शुरू हो गई है कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर निकोलस मादुरो की किडनैपिंग की, ठीक उसी तरह हिंदुस्तान भी पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी और सलाहुद्दीन को या तो किडनैप करेगा या मार डालेगा। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? पाकिस्तान में मचे पैनिक के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। There's going to be a bloodbath in Pakistan. हाँ, ब्लडशेड होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी, बहुत खून बहेगा। क्या सच में पाकिस्तान में ब्लड बाथ होगा? क्या सच में पाकिस्तान में खून की नदियां बहेंगी? अगर हां, तो 2026 में क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को लहूलुहान करेगा? जो कुछ ट्रंप ने किया है वेनेजुएला के साथ, वो आप पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। वो जनाब आप पाकिस्तान से उसको मौलाना मसूद अजहर को भी उठा के ला सकते हैं, हाफिज सईद को भी लेके आ सकते हैं। कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी कंट्री में जाके कहीं के भी प्रेसिडेंट को उठा के और अपने यहाँ ले जा सकते हैं, या किसी को भी उठाकर अगर अमेरिका में ले जा सकते हैं, तो मोदी जी आप कौन से डोनाल्ड ट्रंप से कम हैं? ये काम तो मोदी जी आप भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान जाइए और पाकिस्तान जाकर और वहां पर मतलब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इसी तरह के जो दूसरे मुंबई अटैक और दूसरे अटैक्स के जो लोग जिनको के भारत का कहना है कि वो इन्वॉल्व थे, उनको उठा के ले आइए। ट्रंप वेनेजुएला जा सकता है और वहां से जाके दिन रात के अंधेरे में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता है। ये मुमकिन किया जा सकता है। कैन एनीवन कम इनसाइड पाकिस्तान? इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ, क्या उसका रिपीट टेलीकास्ट पाकिस्तान में भी हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी के एक ऑर्डर पर हाफिज, मसूद, लखवी इन सबकी किडनैपिंग हो सकती है? और क्या वो दिन दूर नहीं जब दिन दहाड़े हाफिज सईद को लाहौर के जौहर टाउन से किडनैप किया जाएगा? क्या 2026 में ही हाफिज को हाथों में हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए भारत लाया जाएगा? क्या मसूद अजहर भी ऐसे ही बहावलपुर से घसीट कर लाया जाएगा? और क्या हिजबुल के सैयद सलाहुद्दीन को भी ऐसे ही पीओके से किडनैप करके हिंदुस्तान लाया जाएगा? पाकिस्तान में इन दिनों गजब गजब थ्योरी घूम रही है। अमेरिका की ही तर्ज पर हिंदुस्तान भी पाकिस्तानी आतंकियों को उठाएगा, यही खबर चल रही है। डर और खौफ का आलम ऐसा कि पाकिस्तानी बाकायदा हेडलाइन बनाकर बैठ गए हैं और हेडलाइन का शीर्षक है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ वेनेजुएला स्टाइल में ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में जैसे ही कोई हाई लेवल मीटिंग करने बैठते हैं, इस्लामाबाद में सबकी सांसें रुक जाती हैं, पैनिक बटन दब जाता है और कमेंट्री शुरू हो जाती है। आप कहेंगे आज मैं इसको लेने जा रहा हूँ, आज मैं उसको लेने जा रहा हूँ, आज मसूद अजहर आएगा, आज दाऊद इब्राहिम आएगा, आज हाफिज सईद आएगा, और उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि एक एक के 10-10 हमने बना के रखे। मोदी जी अगर आपको आना है तो आप आइए, बिल्कुल आइए और आइए उठाना शुरू कीजिए लोगों को। मोदी जी ने कहा है तो भाई मोदी जी आप तो मतलब जाहिर है पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपने दी है। अब 56 इंच की छाती का मतलब ये थोड़ी है कि आप सीधे पाकिस्तान आ जाएंगे और आके वो भी अनमोल रतन उठाने शुरू कर देंगे। मोदी जी आपकी मर्जी, अगर आपने पाकिस्तान आना है तो मोस्ट वेलकम, आइए और आके जिसको उठाना है उठाइए। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, मार देंगे, ठीक है। तो हाँ, पाकिस्तान क्या कह सकता है? पाकिस्तान कैन ओनली से वेलकम प्लीज। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आ जाए तो मैं इसको देख रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एक वो जिसे कहते हैं ना, एक 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 बड़ा काम है, ये बड़ा मार्का है कि आप अपना किसी को कहें कि जाए वहाँ पे और जाके पाकिस्तान के अंदर से जो है ना वो ले आए। ठीक है, किसी को जाके उठा के ले आए, किसी को जाके उठा के ले आए। इंडिया की फौज जाएगी वहाँ पे और ये कर देगी, वो कर देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। पाकिस्तान को अगर यह लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ कोई कोवर्ट ऑपरेशन कर सकता है, आतंकियों को एलिमिनेट भी कर सकता है, हाफिज और मसूद को किडनैप भी कर सकता है, तो पाकिस्तान का यह डर वाजिब है। और इसकी एक वजह भारत के विदेश मंत्री ने बताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ घंटों पहले लग्जमबर्ग में थे और यहां उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तानी आतंकवाद का जिक्र करके 2026 के लिए बहुत बड़ा संकेत दिया है। वह संकेत क्या है, यह विदेश मंत्री के दिए बयान के 3 पॉइंट से समझिए। नंबर 1, पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकी ग्रुप्स को खुला समर्थन देता है, जिन्हें उसकी जमीन पर आजादी से काम करने की इजाजत है। नंबर 2, दशकों से पाकिस्तान के पास ये ट्रेनिंग कैंप हैं, जो सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद हैं। नंबर 3, पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना आतंकवाद को सपोर्ट करती है और वो इसे नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद एस जयशंकर ने साफ साफ लहजे में चेतावनी जारी कर दी है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का इलाज अलग तरीके से करेगा, 2026 में अलग तरीके से निपटेगा। That for decades, you had these training camps, not secret training camps, they're all training camps in the big cities of Pakistan, very open, where the state, the military supports terrorism, and they've tried to normalize it as though it's their right to do it. Nobody buys it anymore. Everybody knows that these are people who have supported the state. Those who do the kind of things which Pakistan does, we have to deal with it in a different way. 2026 में पाकिस्तान से अलग तरीके से निपटना होगा, ये कहकर विदेश मंत्री ने क्या हिंट दिया है? ये अलग तरीका क्या होगा? क्या सच में पाकिस्तान के भीतर वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन होगा? जैसे निकोलस मादुरो को हथकड़ी लगाकर अमेरिका ले जाया गया, क्या हाफिज, मसूद, लखवी, सलाहुद्दीन का भी वैसा ही हश्र होगा? पाकिस्तानी एक चीज को याद रखें, हाफिज सईद को कत्ल करने की कोशिश बाकायदा इंडिया का जो यहाँ पर नेटवर्क था उसके जरिए की जा चुकी है। हमें इस हिसाब से बड़े ही एहतियात की और बड़ी ही हिफाजत की ज़रूरत है। यहाँ पर 20 से ज़ायद लोग जो है ना रॉ के एजेंट्स के ज़रिए हायर हुए, किराए के कातिल थे या दुबई में हायर हुए और उन्होंने आकर इन लोगों का कत्ल किया जो इंडिया कत्ल करना चाहता था, और उस हवाले से वो कामयाब कार्रवाई हुई और कुछ लोग पकड़े भी गए। लेकिन इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, कभी वो ओपनली ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन डिस्क्रीटली ज़रूर कर सकते हैं। आप ऐसे समझें कि भी एक बाकायदा ऐलान जंग है और इस जंग के जो असरात हैं वो एक आम कन्वेंशनल जंग से कहीं देर पा असरात है, कहीं देर पा। ये तो आप दूसरे मुल्क को आप ऐसे समझ लें कि निचोड़ने पर हैं। पूरी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में इस पर हमारे लीडर्स क्या फैसला कर पाते हैं और जो ऐलान किया है उस पर किस तरह अमल होता है। उस पर इस वक्त ऐसे अमल नहीं होता तो कब होता है, या इंडिया को कैसे दुनिया रोक सकती है, इस पर आने वाले दिनों में देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 2026 में कुछ तो बहुत बड़ा होगा और इसका हिंट कुछ दिन पहले ही अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने दिया है।
CFR की रिपोर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 में क्लेम किया गया है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है और युद्ध की वजह बनेंगे पाकिस्तानी आतंकवादी और उन्हें पाकिस्तानी स्टेट से मिल रहा समर्थन। और 2026 के इस संभावित युद्ध के लिए हिंदुस्तान तगड़ी तैयारी कर रहा है। पलक झपकते ही 500 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को धूल में मिलाने की तैयारी हो चुकी है। भारतीय सेना झुंड वाले ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लंबी दूरी के ड्रोन से लैस शक्ति बाण रेजिमेंट बना रही है। शक्ति बाण रेजिमेंट्स भारतीय सेना की आर्टिलरी का हिस्सा होंगी। इनकी शुरुआती यूनिट पहले ही तैनात हो चुकी है। इनके अलावा 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटिव्स तैनात हो चुके हैं। दूसरी तरफ हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए इंडियन आर्मी की नई भैरव फोर्स भी मैदान में उतरने के लिए रेडी है। इस भैरव बटालियन ने अभी से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। भैरव बटालियन को हाल ही के दिनों में पूरी तरह से मॉडर्न वॉरफेयर के तौर पर इक्विप्ड किया गया है। AK-203 जो कि भारत में ही तैयार है, इंडो रशियन वेपन, और अब ये शेरा के तहत यानी अब ये पूरी तरह से स्वदेशी है। 28 kg का कम से कम बैटल लोड है। ये जिली सूट है क्योंकि मल्टी डोमेन ऑपरेशन और उसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, LOC सब जगह इनकी तैनाती है। और ये स्नाइपर राइफल है। वहीं कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, यानी इस स्नाइपर राइफल से करीबन 1500 मीटर की दूरी पर भी अगर कोई छुपा हुआ है, एक गोली के साथ अपने दुश्मन को केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत है। कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भी जो एनिमी पोस्ट थी पाकिस्तानियों को बहुत बुरी तरीके से मात दी, कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर से भी भैरव बटालियन को इक्विप किया गया है। ये बटालियन का जो एम है वो है दिए गए किसी भी टास्क को क्विकेस्ट टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना और उस टाइम फ्रेम में दुश्मन के ऊपर घात लगाकर हमला करके उसको बर्बाद करना। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर का जिक्र कर रहे हैं, दिन के उजाले के साथ रात के ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे इक्विप्ड हैं, क्या एम, क्या मोटिव? जैसा कि मैंने बताया कि ये बटालियन क्विकेस्ट टाइम फ्रेम में करती है, जिसके लिए हमने फिजिकल एंड्योरेंस पर बहुत जोर दिया गया है। साथ ही में मॉडर्न वेपन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें ड्रोन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद आज मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बटालियन पूर्णतः तैयार है और ये किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के अंजाम देने के लिए तैयार है। जैसा कि आपने बलिदान से संबंधित सवाल पूछा, ये एक गर्व की बात है कि आज मैं इस बटालियन का हिस्सा हूँ और मेरी छाती पर भी बलिदान लगा हुआ है। इसका मेन, जब आप इसे सिंप्लीफाई करके अगर समझाएं, जो अदृश्य अदम्य है, क्या इसका मेन एम है और किस तरीके से आप इसे बताएंगे? जैसा कि इसकी मीनिंग ही अब बताती है कि इनविजिबल और निडर, दैट इज देयर इज नो फियर। सो दिस बटालियन डजंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर ऑफ एनीवन, एंड फॉर दैट वी हैव बीन ट्रेन्ड फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, and with that training I am very confident that this battalion will take on any operation with 3 principles. One is stealth, second intelligence, and third is discipline. So if we are maintaining stealth and getting inside the enemy territory, we will achieve anything. So that is what the main aim of this Adrashya Adamya. पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा तो है कि 2026 में इंडिया हमला जरूर करेगा। हाँ, उसे ये नहीं पता कि भारत का ये सरप्राइज अटैक कब होगा, लेकिन पाकिस्तान ये जरूर जानता है कि 2025 की तरह 2026 में भी उसका हश्र बहुत बुरा होगा। हिंदुस्तान इस बार उसकी ईंट से ईंट बजा देगा।
इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात तो बहुत ख़राब हैं और इतनी जल्दी ये ठीक होने वाले नहीं हैं। अमित शाह एंड कंपनी एंड ऑल दी अदर्स जो समझते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के साथ हार्ड लाइन ही लेनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फिर वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने पॉज किया हुआ है संदूर को, पॉज, और तैयारियां पूरी हो रही हैं इंडिया के अंदर कि हमने इंतकाम कैसे लेना है, तो जाहिर है वो प्लानिंग तो हो रही है ना वहाँ। हाँ, वो कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना। तो कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हों और दूसरी तरफ वो अमन की अब बात करना शुरू कर रहे हैं? हाथ मिला लें आके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गेम प्लेइंग है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है, ये मेरी एनालिसिस है, ओके, नॉट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, माई एनालिसिस इज दैट इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इंतकाम कैसे लेना है और किस तरीके से हमने अब जंग छेड़नी है और जंग छेड़ने के बाद जीतनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनका कोई प्लान है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और एकदम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ पार्ट ऑफ अ प्लान कि पाकिस्तान को ज़रा न्यूट्रलाइज किया जाए और इसमें वी शुड नॉट बी लल्ड इनटू अ कंफर्ट। बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अलर्ट रहें, अपनी तैयारी रखें, दे विल अटैक यू फॉल्स फ्लैग। एंड बाय द वे आप कोई प्रीएम्पशन भी नहीं कर सकते। सो मैं नहीं समझता कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन मुमकिन है इन द शॉर्ट टर्म। अभी नहीं, एक राउंड और होगा, उसके बाद फिर वक्त आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके देखेंगे क्या होता है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री भले ही टीवी पर बैठकर ये डींगे हाँक रहा हो कि वो भारत से युद्ध के लिए रेडी है, लेकिन हकीकत क्या है इसका खुलासा अब हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बाद पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए दौड़ते दौड़ते ट्रंप के एक्स बॉडीगार्ड के पास भागा था। लॉबिंग फॉर्म के जरिए अमेरिका से भीख मांग रहा था कि युद्ध रुकवा दो, नहीं तो हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। और इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी मुनीर को गालियां दे रहे हैं। आज ये जो रिपोर्ट आई पाकिस्तान को लेकर, उसके अंदर पाकिस्तान ने इंटिमेट करना शुरू किया। लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स यहां पे दिखाई जा रही हैं। 9 मई से लेकर आप चलते जाएं 20 मई पे आते हैं, फिर और अपना मीटिंग्स आती हैं वहां पे दीगर और वो बेसिकली 9 मई एक लिस्ट आई हुई है पाकिस्तान की। 6 मई की भी इसके अंदर मीटिंग्स हैं, जो मीटिंग रिक्वेस्टेड विद एम्बेसडर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मीटिंग रिक्वेस्टेड विद एम्बेसडर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, डिस्कशन डिफेंस अटैचे मीटिंग, क्रिस्टिन ट्रिंडल, सेनेटर टॉम कॉटन, दीगर और बेसिकली जो रिपब्लिकन और ट्रंप इंतजामिया के लोग थे, उनसे पाकिस्तान के लॉबिंग एफर्ट्स ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वो प्रोग्रेस में थे। 40 मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया को रीच करने की कोशिश की। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठाए जाएंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी कोई ना कोई इनपुट जरूर मिला है। उससे भी एहसास होने लगा है कि 2026 में हिंदुस्तान वेनेजुएला टाइप ऑपरेशन पाकिस्तान के भीतर कर सकता है। और इससे घबराया मुनीर अचानक से गुरुवार को लाहौर पहुंच गया, अपने ड्रोन को इंस्पेक्ट करने लगा। मुनीर ने यहां अपने फौजियों से नारे भी लगवाए, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुनीर और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो गलती इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। पाकिस्तान के गुजरावाला में लश्कर तैयबा के आतंकी कैंप में हमास के आतंकवादी नाजी जहीर को इनवाइट किया गया था। पहलगाम हमले से 2 महीने पहले भी पीओके में हमास, लश्कर और जैश के आतंकी एक मंच पर नजर आए थे। और गुजरावाला में हमास के आतंकी को फूल माला पहनाए जाने की ये तस्वीरें ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंड कर रही हैं। हमास के दुश्मन नंबर 1 और भारत के सबसे गहरे दोस्त इजरायल ने भी इस तस्वीर की लोकेशन ट्रैक कर ली है। मोसाद लश्कर और हमास की गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा है।
और पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज यह है कि बुधवार को ही नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद से ज्यादा मजबूती से लड़ने पर चर्चा हुई है और इस खबर ने पाकिस्तान में सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। मुनीर तो खौफ में है, सबसे ज्यादा डर हाफिज मसूद, लखवी और सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों को सता रहा है। सबको यही लग रहा है कि कहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह अब उनका नंबर तो नहीं आने वाला है। वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें। दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ गलत हो रहा है। तो सर जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा कि जी मैं कैसे मर गया, मैंने तो दूसरों के लिए ये सारा काम किया था। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को भी तो सर करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी। मैं तो थैंकफुल हूँ कि भारत ने जो है वो स्ट्राइक किया, भारत ने इस तरह से अटैक किया। थैंकफुल होना चाहिए मोदी जी को, एक फोन करके शुक्रिया तो बोल दीजिए उनको। 11 एयर बेसिस उड़ा दी उन बच्चों ने, सर उसका क्या? वो जिसके लिए आपने मसूद अजहर और उनके घर उड़ा दिए, उनकी मस्जिद, वो सर वो कौन सी जगह सर, मुरीद के का सर, वहां पे जो आपने वहां पे 14 करोड़ गवर्नमेंट ने पे किया है कि दोबारा से बना लो, तो सर वो छोटे छोटे बच्चों ने सर इतना कर दिया, तो सोचे अगर कहीं बड़े बच्चे आ गए तो सर हमारा तो बिल्कुल ही चटनी बन जाएगी। मैं समझती हूँ कि वो जो टारगेट किलिंग हो रही थी ना सर, वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन, सर वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था, क्योंकि उसमें वो टारगेट किलिंग हो रही थी और जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को मारा जा रहा था। आरजू काजमी ये कह रही है कि भारत जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा था, लोगों को चुन चुन के कत्ल कर रहा था, वो ठीक है कि हमारे लोग इतने निकम्मे हैं कि भारत से लोग आते हैं यहाँ पे टारगेट किलिंग करके वापस भारत चले जाते हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी के लोग, सर हमारे फोर्सेस के लोग इस काबिल नहीं है कि लोगों को रोक सके? कोई भी वहां से आता है, मारता है और फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस चला जाता है। सर 1 साल के अंदर आप देखें उन्होंने कितने लोगों को, यहाँ पे लोगों की जाने गई है जो ऐसे टारगेट किलिंग में मरे, मस्जिद में, कभी कहीं। आपका ख्याल है सर ये सब भारत कर रहा है और हमारे लोग सर इस काबिल नहीं है कि उनको रोक पाए? यानी अब पाकिस्तानी आतंकवादियों पर भी मोदी की नजर है और हमास लश्कर के गठबंधन पर इजरायल और मोसाद की भी नजर है, जिससे पाकिस्तान में सबको अभी से बहुत फियर है। मुनीर के टेरर कैंप में हलचल है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने डेल्टा फोर्स को नई लोकेशन पर भेज दिया है। अब मिडिल ईस्ट में किसी को उठाने की तैयारी चल रही है। ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने मादुरो को उसके महल से उठाया था। रूसी ऑयल शिप्स को जब्त करने के बाद अटलांटिक महासागर से कैरेबियन सागर तक हलचल बहुत तेज है। पुतिन ने समंदर में परमाणु सुनामी लाने वाला ड्रोन उतार दिया है। ब्लैक सी, बैरेंट्स सागर और नॉर्थ सी में अमेरिका और उसके मित्र देशों के खिलाफ आज रात रूस बड़ा एक्शन ले सकता है। चीन ने भी अमेरिका को वार्निंग दी है। तेल का खेल क्या विश्व युद्ध कराएगा? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। तेल के लिए तख्ता पलट या तीसरा विश्व युद्ध? पहली बार 3 परमाणु ताकतें आमने सामने हैं। रूस और चीन ना वेनेजुएला हैं और ना ही ईरान। पुतिन और जिनपिंग ना मादुरो जैसे हैं और ना ही खामेनेई जैसे। अमेरिका को युद्ध के मैदान में पहली बार शेर से सवा शेर की टक्कर क्या होती है, इसका अंदाजा होने जा रहा है। वेनेजुएला पर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस के 3 तेल टैंकरों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रूस के खिलाफ सीधे युद्ध का आगाज कर दिया है। अमेरिका ने पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस के जंपो तेल टैंकर मैरिनेरा को सीज किया, फिर कैरेबियन सागर में सोफिया तेल जहाज पर जबरन कब्जा किया। अब सेनेगल के कोस्ट में एक और रूसी जहाज को जब्त कर ट्रंप ने पुतिन को युद्ध में उतरने को मजबूर कर दिया है।
पुतिन की नेवी ने समंदर में युद्ध की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। चीन ने अपनी युद्ध मशीनरी रेडी टू फायर मोड में डाल दी है। डेनमार्क के फाइटर जेट पलटवार की तैयारी कर चुके हैं। समंदर में युद्ध सिर्फ बड़े बड़े जंगी जहाजों से नहीं लड़ा जाएगा, पानी के अंदर गुरिल्ला युद्ध भी होगा, जिसमें रूसी नेवी लाजवाब है। समंदर में जब युद्ध का बिगुल बजेगा तो सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस नहीं होंगे। यह युद्ध दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, ब्राजील, क्यूबा, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया, गुयाना, ईरान, तुर्की और मिडिल ईस्ट के देशों तक ट्रंप की लगाई आग पहुंचेगी, क्योंकि ट्रंप ने खुद को 3 महासागरों का राजा घोषित कर दिया है। यहां से तेल टैंकर सिर्फ ट्रंप राजा की मनमर्जी के गुजरेंगे। जो तेल पर ट्रंप को कट और कमीशन नहीं देगा, उसका टैंकर वो जब्त कर लेंगे, भले ही तेल वेनेजुएला का हो या ईरान का। वेनेजुएला और ईरान का तेल अब ट्रंप ही बेचेंगे, वही रेट तय करेंगे, वही कमीशन तय करेंगे। ना वेनेजुएला की सरकार से पूछेंगे, ना खामेनेई से कोई डील करेंगे। तेल की बिक्री से जो कमाई होगी उसके कुछ हिस्से से वेनेजुएला और ईरान की जनता की मदद करेंगे, बिल्कुल रॉबिन हुड वाले स्टाइल में। अगर यकीन नहीं होता तो मार्को रूबियो की ये बात नोट कर लीजिए। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हैं। हम यहाँ किसी को बेस बनाने और ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं देंगे। ट्रंप और रूबियो जिस वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मालिक अमेरिका को मान रहे हैं, वो कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर और बर्फ से ढका आधा अंटार्कटिका शामिल है। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा देश इसी टेरिटरी में बसे हैं। ट्रंप खुद को इन देशों का सरदार मानने लगे हैं। जो भी सरदार की बात नहीं मानेगा, उसका हाल मादुरो जैसा होगा या खामेनेई जैसा कर दिया जाएगा। What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors, and rivals of the United States. It's going to continue to happen. They are not going to come from outside of our hemisphere, destabilize our region in our own backyard, and us have to pay the price for it. Not under President Trump. ट्रंप वेस्टर्न हेमिस्फीयर के राजा इतनी आसानी से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सामने चट्टानी इरादों वाले पुतिन खड़े हैं। ट्रंप को पुतिन का जवाब जैसे को तैसे वाला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी पहली झलक कैरेबियन सागर में दिखाई देने लगी है, जहां पुतिन की BS-329 पनडुब्बी पहुंच चुकी है। यह परमाणु मिसाइलों से लैस है। इस पनडुब्बी के साथ रूस का सुपर टॉर्पीडो पोसाइडन भी भेजा गया है। यह एक अंडर कवर ड्रोन है। जब समंदर की गहराई से इसे रूसी पनडुब्बी लॉन्च करेगी और पोसाइडन से हमला होगा, तो अमेरिका क्या, कैरेबियन सागर में सब कुछ डूब जाएगा। इसमें 2 मेगाटन से ज्यादा का परमाणु वॉरहेड लगा है। इसके एक धमाके से परमाणु सुनामी पैदा होगी, जो न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, वॉशिंगटन जैसे अमेरिका के बड़े शहरों को डुबो देगी। इसके परमाणु कचरे से ये शहर कई दशक तक रहने लायक नहीं बचेंगे। पुतिन का पोसाइडन ड्रोन हफ्तों तक समंदर के नीचे 1000 मीटर गहराई में छुपा रह सकता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट पर अटैक कर सकता है। रूस ने इसे अमेरिका और नाटो देशों की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दरकिनार कर हमले के लिए तैयार किया है। क्या अब वो वक्त आ गया है? अगर ट्रंप नहीं रुके तो क्या पुतिन का पहला प्रहार समंदर के नीचे से होगा? पुतिन ने वार्निंग दे दी है। पश्चिमी देशों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। रूस का धैर्य अनिश्चित काल तक नहीं बना रह सकता।
अगर रूस पर युद्ध थोपा गया तो कोई विजेता नहीं होगा। हम सब शहीदों की तरह स्वर्ग हो जाएंगे और यहीं मुर्दा पड़े रहेंगे। सबसे बड़ा नुकसान यूरोप का होगा, शायद वो धरती पर ही ना रहे। पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल रूस के पास न्यूक्लियर हमले की जानकारी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अमेरिका के पास भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। यूरोप के पास कुछ भी नहीं है। वो परमाणु हमले के दौरान डिफेंसलेस है। Все должны понимать, что вот у России есть система СПРН, система по предупреждению, раннего предупреждения о ракетном нападении. У США есть. Больше в мире нигде такой системы развитой нет. У нас есть. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны. Это первое. Второе, мощность ударов. У нас наше тактическое ядерное оружие в 3 раза мощнее, в 4, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. फिलहाल ऐसा लगता नहीं। तेल टैंकरों की लड़ाई परमाणु युद्ध तक चली जाएगी। ट्रंप ने उत्तरी अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर में जो किया है, अब पुतिन वही नॉर्थ सी, काला सागर और बाल्टिक सागर में कर सकते हैं। यहां ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और तुर्की के तेल टैंकर का आना जाना रोक सकते हैं। अब देखना यह है कि वाकई ट्रंप के एक्शन का बदला होगा या दोनों के बीच कोई सेटिंग बन चुकी है। ट्रंप वेस्टर्न हेमिस्फीयर के तेल का कारोबार संभालें और पुतिन ईस्टर्न हेमिस्फीयर के तेल को कंट्रोल करें। अगर ट्रंप पुतिन के बीच अंडरस्टैंडिंग बन गई तो चीन का क्या होगा? क्योंकि समंदर में टैंकर जब्त करने की शुरुआत ट्रंप ने चीन से ही की थी। वेनेजुएला से तेल लाने वाली चीनी कंपनियों के 4 टैंकर अमेरिका ने जब्त कर तेल के लिए युद्ध का आगाज किया था। लिहाजा चीन हर हाल में ट्रंप को रोकने की कोशिश करेगा, वरना बिना तेल के उसका काम धंधा ठप पड़ सकता है। वेनेजुएला ईरान और रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। चीन ने 2024 में 553.4 मिलियन मीट्रिक टन तेल खरीदा। 2025 में चीन 12.38 मिलियन बैरल तेल पर डे खरीद रहा है। चीन ने 2007 से अब तक $60 अरब का निवेश वेनेजुएला में किया है। अब भी $15 अरब चीन का बकाया है। इसी के बदले चीन को सस्ता तेल मिल रहा है। ईरान में 2023 तक चीन करीब $3.9 अरब खर्च कर चुका है। वेनेजुएला के बाद अगर ईरान के तेल भंडारों पर ट्रंप ने कब्जा कर लिया तो चीन के लाखों डॉलर का निवेश डूब जाएगा। चीन की इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा झटका साबित होगा, जो ट्रंप का असली मकसद है। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका का कोई भी अभियान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए खतरा है। वेनेजुएला एक संप्रभु राज्य है जिसे अपने प्राकृतिक संसाधनों और सभी आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण और स्थायी संप्रभुता प्राप्त है। जिनपिंग ने पहली बार सीधे सीधे ट्रंप को ललकारा है। अमेरिका अगर युद्ध चाहता है तो युद्ध ही सही। चीन को अगर ट्रंप खत्म करने की सोच रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। चीन पहला प्रहार नहीं करेगा। अगर अमेरिका ने या नाटो ने पहला प्रहार किया तो दूसरे प्रहार का मौका चीन नहीं देगा। इसी धमकी के साथ चीन ने युद्ध की तैयारियां बहुत तेज कर दी हैं। जल, थल, नभ में चीनी सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। चीन अब की बार तैयारी मल्टी फ्रंट वॉर वाली कर रहा है। अगर डायरेक्ट युद्ध हुआ तो अमेरिका, ताइवान और जापान को आगे कर चीन पर प्रहार कर सकता है। अगर अमेरिका ने युद्ध छेड़ा तो किम जोंग उन भी रूस और चीन के साथ मोर्चा बनाकर मैदान में आने में देर नहीं करेगा। ईरान और वेनेजुएला के मौके पर किम जोंग उन पहले भी अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे चुका है। किम के पास ऐसी मिसाइलों का जखीरा भी है जो परमाणु प्रहार कर सकती हैं, अमेरिका तक मार कर सकती हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 5,580 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 8,177 परमाणु हथियार हैं। चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं। रिटायर्ड फ्रांसीसी अधिकारी मिशेल योकोवलेफ ने अनुमान जाहिर किया है
कि अमेरिका 18 से 24 महीने में चीन से युद्ध शुरू कर सकता है। उससे पहले अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रूस, चीन दोनों को बड़ा झटका देना चाहता है। ग्रीनलैंड पर कब्जा कर वो रूस की नेवी फ्लीट और पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में पहुंचने से रोक सकता है। रेयर अर्थ मेटल पर चीन की मोनोपोली को खत्म कर सकता है। ट्रंप का यह गेम उल्टा भी पड़ सकता है। यूरोप में उसे विरोध झेलना पड़ेगा और रूस चीन की ज्वाइंट फोर्स से टक्कर लेनी पड़ेगी। Russia is not Venezuela. Russia is a nuclear-armed powerhouse, that is not going to allow itself to be, quote-unquote, pushed around like we're able to do with Venezuela, because Venezuela is a much smaller and much less capable nation. मादुरो के बाद ट्रंप का अगला टारगेट खामेनेई है। ईरान में जिस तरह आग लगी हुई है, गली गली गोलियां चल रही हैं, उससे खामेनेई को हटाना अब ट्रंप के लिए मुश्किल नहीं है। तेहरान से शुरू हुआ सत्ता विरोधी आंदोलन अब 150 शहरों तक फैल चुका है। ईरान के 31 प्रांतों में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां खामेनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर नारेबाजी ना कर रहे हों। सुलेमानी का स्टैच्यू ईरानी पब्लिक ने फूंक दिया है। ये वही कमांडर हैं जिसे अमेरिका ने ड्रोन अटैक में मार गिराया था। खामेनेई रिजीम ने तेहरान और कई शहरों में सुलेमानी के स्टैच्यू बनाए थे। उसे ईरान का हीरो बताया था। उस हीरो का नामो निशान बागी जनता ने मिटाना शुरू कर दिया है। खामेनेई के कमांडरों को दिन दहाड़े सड़क पर घसीट घसीट कर मारा जा रहा है। यह IRGC का लेफ्टिनेंट महमूद है, जिसे गुस्साई अवाम ने गोलियों से भून दिया। ईरान के कराच शहर में चारों तरफ आग लगी हुई है। इस्लामिक रिजीम से जुड़े दफ्तरों और आवासों को जनता फूंक रही है। खामेनेई की फोर्स उन्हें कंट्रोल करने के लिए गोलियां चला रही हैं। खोरासान में भी बिल्डिंगें धू धू कर जल रही हैं। खामेनेई के विरोधी जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। दरअसल आंदोलन को कुचलने की कोशिशों के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। घर हो या कार, सब फूंक देने पर भीड़ आमादा है। इस्लामिक सत्ता के गढ़ रहे प्रांतों में भी अब आंदोलनकारियों की आंधी चल रही है। इलम और बुशर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। खामेनेई पुलिस फोर्स के दम पर आखिरी कोशिश कर रहे हैं। आंदोलनकारी इस्लामी हुकूमत का झंडा जलाकर खामेनेई को सीधा चैलेंज दे रहे हैं कि जब तक तख्ता पलट नहीं होगा वो पीछे नहीं हटेंगे। हम दंगाइयों के प्रति कोई नरमी नहीं बरतेंगे। दंगाइयों की ओर से कोई माफी या बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। फराजा ने दंगाइयों से समझदारी और सावधानी के साथ निपटा है। दंगाइयों पर त्वरित और कानूनी मुकदमा चलाना हमारे एजेंडे में है। प्रदर्शन और दंगा अलग अलग चीजें हैं। गृह युद्ध में फंसे ईरान पर आखिरी हथौड़ा मारने के लिए इजरायल जल्द हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।